सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिनव पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और अगर आपने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें। और शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, लेट्स बिगिन विद इट। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना कहाँ से उत्पन्न हुई। तो इसके लिए हमने पहले भी नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि वहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट हुआ, वहाँ पे कैसे नेशन स्टेट की थ्योरी डेवलप की, वहाँ के लोगों के अंदर डेवलप हुई, और कैसे कैसे लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म साथ आके फिर एक देश यूनिफाई करके एक नेशन स्टेट की वहाँ पे नींव रखी गई थी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो ये आइडिया नेशन की थ्योरी डेवलप कैसे हुई, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सिंबल ऑफ आइकन, न्यू सॉन्ग, आइडियाज़, काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए, काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरीज आए जो अपनी आइडियाज़ को रखते थे, और ऐसे नेशनलिज्म की थ्योरी वहाँ पे भी डेवलप हुई। सेम ऐसा ही हमारे इंडिया में था कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो मतलब हम इंडियंस के बारे में बात करेंगे, तो इससे कंफ्यूज मत होना अगर इसमें मैं हम का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे भी वही चीज़ था। इंडिया उस समय कॉलोनियल पार्ट था ब्रिटिशर्स का राज था हमारे ऊपर। तो हर जगह वहाँ पे इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि हम लोग ऑप्रेस थे। वो हमें हमेशा दबाते थे, हमेशा हमारे ऊपर न्यू न्यू टैक्स इम्पोज करते थे, हमेशा जो कह सकते हो अत्याचार करते थे। उस तरह का माहौल यहाँ ब्रिटिशर्स ने भी बना रखा था। थोड़ा और जान लेते हैं अपने इंडिया भारत देश के बारे में। उस टाइम में हमारा भारत देश जो था कॉलोनीज़ में डिवाइड था, मतलब अलग अलग प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा रजवाड़े थे जो आपस में लड़ते थे। जैसे मुगल टाइम्स में आप देखते हो एक एक प्रिंसली स्टेट दूसरे प्रिंसली स्टेट पे हमला कर रहा है, जैसे दिल्ली पे हमला कर रहा है दिल्ली। तो क्या होता था, तो कोई एक टेरिटरी वेल डिफाइंड नहीं थी, टेरिटरीज जो थी वो घटती बढ़ती रहती थी, तो लोगों के अंदर एक नेशन स्टेट की कोई भावना नहीं थी। लेकिन अब देखने को क्या मिलता है, जब ब्रिटिश कॉलोनी आती है तो ब्रिटिशर्स ने कई सारे एक्ट लगा के वो भारत की कई सारे राज्यों को एंक्शस किया, उन्होंने लगभग सारे ही कर लिए थे। तो उस पर बात करते हैं फिर कैसे नेशनलिज्म की थ्योरी डेवलप हुई और कितने कितने काफ़ी सारे लीडर्स की भी एंट्री हुई इस सब बीच में अपने इंडिया में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म की फीलिंग जब कैसे आई हमारे अंदर, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इवेंट चला था 1914 से लेकर 1918 तक चला। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ने भी इसमें बढ़ चढ़कर लड़ाइयाँ लड़ी, और इससे हुआ क्या कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करके रख दिया था। अब कोई भी देश लड़ता है तो कहा जाता है कि वो देश 10 साल या 15 साल पीछे चला जाता है। तो वही सेम चीज़ ब्रिटेन के साथ हुआ। जब सारी यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे थे तो फिर क्या हुआ था, वहाँ ब्रिटेन में भी ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वॉर लोन्स हो गए थे इनके ऊपर, जो इन्होंने लोन्स लिए थे लड़ाई के लिए। तो उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इंडिया में आकर टैक्सेस इंक्रीज कर दी, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, और इनकम टैक्स जैसी चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, यहाँ के लोगों पे बर्डन बढ़ेगा, यहाँ के लोगों पे हार्डशिप आएंगी। तो फिर क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पे विरोध की आवाज़ उठने लगेगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देखते हैं आगे, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी वो उनकी जो प्राइजेस थी वो डबल हो गई 1913 से 1918 तक, जो ये वॉर टाइम के बीच का पीरियड है। तो ये क्या हुआ, हार्डशिप क्रिएट हो गई लोगों के बीच में। मतलब इसका हार्डशिप का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई एक पेंसिल खरीदते हो, जैसे आप खरीद रहे हो मान लो 4 रुपए की या 5 रुपए की, अब उसकी प्राइस ठीक डबल हो गई 10 रुपए की।
तो अब क्या होगा, लोग पेंसिल कम खरीदेंगे और फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्या होगा, वहाँ पे नौकरी की कमी अपने आप आनी चालू हो जाएगी। जब लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो फिर प्रोडक्शन करके फ़ायदा क्या। और जितने लोग पहले प्रोडक्शन करते थे, अब क्या होगा, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हार्डशिप की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी करने को, ना कोई काम था। फिर क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो विलेजर्स से लोगों को उठाते थे और ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट करते थे अपनी आर्मी में। और फिर क्या करते थे, इंडियंस को ही भेजते थे वॉर में लड़ाई करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो रूरल एरिया में है, एक वाइड स्प्रेड एंगर फैला। मतलब सब गुस्सा हो गए कि ना हम इस देश के, न मेरा कोई लेना देना किसी वॉर से, लेकिन तब भी हमें ज़बरदस्ती जंग में डाला जा रहा है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, लोगों के बीच में गुस्सा आने लगा। तो इसके खिलाफ भी वहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाया लोगों ने। फिर 1918 से 1990 और 2021 के इन सालों में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर का मतलब क्या हुआ, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया का मतलब क्या था, बेसिकली यहाँ हुआ क्या था कि जो भी प्रोडक्शन होता था इंडिया में, उसको ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर देते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। मतलब अपने देश में एक्सपोर्ट किया, यूरोपियन कंट्रीज़ में डाइवर्ट कर देते थे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अपने आप इंडिया में क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, जिससे कि एक फेमाइन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। फिर क्या हुआ कि 1921 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ है, इन्फ्लुएंजा महामारी आई। और क्या हुआ, 12 से 13 मिलियन पीपल इससे प्रभावित हुए थे। तो ये भी एक सिचुएशन, महामारी जैसी हालात वहाँ पैदा हो गई थी। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। फिर इन सब सिचुएशंस को देखते हुए अब किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि नए नए लीडर्स की एंट्री होती है। तो जो सबसे पहले लीडर्स की एंट्री हुई वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब इंडिया में आए जनवरी 1915 को, तो उन्होंने यहाँ के हालात देखे कि यहाँ लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हमें हमें ब्रिटिशर्स ऑप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने एक इवेंट लॉन्च किया, उसका नाम था सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह इन्होंने इंडिया में इस वजह से लॉन्च किया क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में इसका एक्सपेरिमेंट करके आए थे। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी एक रेसिज्म फैला हुआ था। रेसिज्म का मतलब होता है एक वाइट स्किन और ब्लैक स्किन में जो भेदभाव होता है, उसे सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे दूर किया था। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने भी सत्याग्रह लॉन्च किया। आइए सत्याग्रह के बारे में थोड़ा जानते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। एम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। मतलब कि सत्य की ताकत से हम कोई भी चीज़ को आराम से जीत सकते हैं, चाहे वो चाहे अगला गलत हो। लेकिन अगर सत्यता है, अगर आपकी किसी चीज़ में, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, तो हम उसे बखूबी जीत सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। तो फिर हुआ क्या था यहाँ पे, इसका एम क्या था हम देखते हैं, जो इंडिया में लॉन्च हुआ। इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप सही हो अपनी जगह पे। इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपकी लड़ाई इनजस्टिस के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो कोई फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पे सत्याग्रह का मेन एम है कि नॉन वायलेंस के बारे में बात हो रही है कि आपको वायलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सत्य के दम पर कोई भी लड़ाई, कोई भी इनजस्टिस अगर हो रही है आपके साथ, तो हम जीत सकते हैं। और ऑपरेसर का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऑपरेसर कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इनके खिलाफ कोई वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। तो हुआ क्या यहाँ पे, विदाउट सीकिंग अ वजनेंस ऑफ बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। देखिए
गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। तो इनके हर, अभी हम आने वाले और भी इवेंट जब सिविल डिसोबीडिएंट पढ़ेंगे, तो इनके हर हर इवेंट में कोई भी वॉयलेंस का कोई जिक्र नहीं है। ये हमेशा वॉयलेंस के खिलाफ रहते थे, हमेशा नॉन वॉयलेंस को लेकर चलते थे, आगे बढ़ते थे। तो यही है। तो इनका कहना ये था कि जो ऑपरेसर हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, तो उनकी अंतरात्मा को जगाओ, बिना किसी रिवॉल्ट किए, बिना किसी वॉयलेंस किए, उनकी अंतरात्मा को अपने सत्य के ज्ञान से जगाओ। उनका मेन कारण यही, मेन मतलब यही था सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह इवेंट हुआ, अभी हम आगे देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ। देखिए, इन्होंने सत्याग्रह कहाँ कहाँ किए, ये एक्सपेरिमेंट्स थे। ये 3 जगह इन्होंने किया। एक चंपारण बिहार में किया था। इंस्पायर्ड द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन इंडिको प्लांट, 1917 में। ये डेट है 1916 से 1917 के बीच में ही हुआ था। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आपके बुक में 1917 दिया हुआ है, बहुत जगह ये 1916 दिया रहता है। तो चंपारण बिहार में यहाँ पे इंडिगो की प्लांटेशन चलती थी। वहाँ के जो किसान लोग थे, इंडिगो प्लांटेशन क्या होता है, इंडिगो प्लांटेशन अगर आप एक बार कर देते हो तो फिर वो जो ज़मीन है वो अनफर्टाइल हो जाती है, फिर वहाँ पे कोई आप क्रॉप नहीं उगा सकते। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियंस फार्मर्स को कि आप ज़बरदस्ती यहाँ पे इंडिगो की खेती करो। तो क्या हुआ, तो इनडायरेक्टली क्या है, वो हमें ऑप्रेस कर रहे थे। तो फिर गांधी जी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, सभी को एक साथ किया, सभी को एकजुट किया। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये सत्याग्रह है। यहाँ के किसान वगैरह सब इकट्ठे हुए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो फिर ब्रिटिशर्स ने माना कि नहीं, हाँ चलो ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी ब्रिटिशर्स ने ढिलाई दी। फिर यहाँ पे देखते हैं 1917 में ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। देखिए, प्लेग जैसी महामारी आई थी और क्रॉप फेलियर हुआ था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो क्या होता था कि जैसा कि आप जानते हो, ब्रिटिशर्स यहाँ पे कर लगाया करते थे हमारे ऊपर, जो किसान रहते थे। कि आपने जैसे मूवीज़ में देखा भी होगा, वो कौन सी मूवी थी, लगान वाली मूवी में जो लगान लगाते थे। तो उसमें क्या था कि अब जब क्रॉप फेलियर हो गया और महामारी जैसी सिचुएशन आ गई, तो अब होगा क्या, हमारे किसान के पास ना पैसा है ना खाने को कुछ है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे टैक्स तो देना ही देना है, इनको रेवेन्यू देना ही है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई कि भाई हमारे पास ना पहले खाने को है और हम महामारी से खुद मर रहे हैं, तो हम देंगे क्या। तो इसके खिलाफ भी वहाँ पे गांधी जी ने आवाज़ उठाई और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था। In 1980, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर। देखिए, वहाँ पे फिर देखिए महात्मा गांधी अहमदाबाद गए कॉटन मिल वर्कर्स के साथ, इनके खिलाफ। कॉटन मिल के जो मालिक थे, ये इंडियंस ही थे कॉटन मिल्स के मालिक, जो वर्कर्स को पैसा वैसा कम देते थे, बोनस वगैरह कम देते थे। तो इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। तो इनमें भी इनको सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली थी। आगे बढ़ते हैं। द रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा लगाया गया था। इसमें ब्रिटिशर्स को पावर मिलती थी कि अगर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को वो कुचल सकें और किसी भी पॉलिटिशियन को वो डिटेन कर सकें, गिरफ्तार कर सकें विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। मतलब फिर आप जैसे इंडिया में होता है कि गिरफ्तार करने के बाद आप तुरंत उसको आप जज कोर्ट में ले जाते हो, लेकिन आप गिरफ्तार करोगे, ये रॉलेट एक्ट में यह था कि आप गिरफ्तार करो लेकिन कोई 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं होगा, मतलब 2 साल तक आपको जेल में रहना ही रहना है। तो ये था रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। क्योंकि उस समय के दौर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, आप कह सकते हो जो प्रदर्शन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो जिसके खिलाफ गांधी जी ने फिर आवाज़ उठाई। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। तो 1919 में फिर गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ। पूरे देश में लॉन्च हुआ ये।
देखिए, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। देखिए, नॉन वायलेंट का आपको हर जगह जितने भी गांधी जी के इवेंट चले हैं, हड़ताल हुई, जितने भी मूवमेंट चले हैं, वहाँ पे आप नॉन वायलेंस आप ज़रूर देखोगे। वो वायलेंस के एकदम खिलाफ थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो मुझे गांधी जी के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ दिखती है। और तो फिर क्या हुआ, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने चालू किया। ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रॉलेट एक्ट के खिलाफ है, आगे भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आएगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। तो इन्होंने हर 6 अप्रैल से हड़ताल चालू कर दी पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे नेशन वाइड में। Rallies organized in various cities, workers went on strike in railway workshop and shops are closed down। फिर देखिए क्या हुआ, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रैलीज हर शहरों में निकलने लगी, तो जो शॉप्स वगैरह थी सब बंद हो गई, तो सब इस जो रेलवे के कर्मचारी थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए। तो ये देखिए अब इसका इफेक्ट पूरे नेशन वाइड में दिखने लगा हमें। Alarmed by the popular upsurge and scared the line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, a British administrator decided to calm down on the nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi were barred from entering Delhi। देखिए अब क्या हुआ, इसका जब इफेक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्या पड़ा, उन्हें डर लगने लगा कि नहीं अब ये कुछ बड़ा रूप ले सकता है, जिससे कि इसका इफेक्ट भी दिखने लगा था यहाँ पे कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ना। और पूरे नेशन में रैली निकलने लगी, तो जो रेलवे वेलवे सब ठप पड़ गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसके खिलाफ तो कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा उन्हें। तो जो लोकल लीडर्स जो रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा अमृतसर से। जैसे है, लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, गांधी जी को दिल्ली में अंदर घुसने से रोक लिया गया। तो ये सब कुछ था। फिर हम देखते हैं अब क्या हुआ इंसिडेंट, इससे काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स। तो अब क्या हुआ, एक जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो इसमें भी क्या था कि थोड़ा बहुत छुटपुट वॉयलेंस होते थे हमारे साइड से, इंडियंस के साइड से, कि कभी सरकारी दफ्तर जला दिया, फिर काफ़ी सारे वॉयलेंस, छुटपुट वॉयलेंस हुआ करते थे। तो इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 10 अप्रैल को, वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या हुआ था। 13 अप्रैल को इनफेमस जलियांवाला इंसिडेंट हुआ, जो कि हम सभी जानते हैं। वो पंजाब में जलियांवाला बाग कांड के नाम से फेमस है, जिसमें कई बेकसूर मारे गए थे। क्या हुआ था यहाँ पे, ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। एक्चुअली वो वहाँ पे बैसाखी मनाने आए थे, और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बाकी कुछ लोग डिसीजन भी वहाँ पे था, लेकिन सबको पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोटेस्ट जैसा कोई माहौल है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मेजर्स लेंगे, या फिर जो वहाँ पे डिसीजन हो रहे थे। लेकिन बाकी जो कुछ लोग थे, उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि हम बैसाखी मनाने आए हैं। तो हुआ क्या, being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that have been imposed। उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ था। ठीक है, मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ था, ये विलेजर्स को, वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि उस समय जब काफ़ी सारे जब रैलीज वगैरह निकलने लगी थी, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो मार्शल लॉ ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे लगा दिया था। तो फिर हुआ क्या कि जनरल डायर आया। जनरल डायर वहाँ पे घुसा, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, और पूरी भीड़ के ऊपर फायरिंग चालू कर दी। बहुत ही ज़्यादा लोग मरे थे इसमें, जो आप वीडियोस भी देख सकते हो इसके, जो काफ़ी सारी पिक्चरों में दिखाता है। ये काफ़ी दर्दनाक सीन था ये। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर पूरा वहाँ से लोगों के जो व्यूज़ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो चेंज हुआ। तो हिज ऑब्जेक्ट, मतलब ये ब्रिटिशर्स दिखाना चाहते थे, डराना चाहते थे हमें, कि हमारे मन के अंदर पूरा डर इकट्ठा बैठाना चाहते थे कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो हम खून बहाने, हम मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये क्या हुआ, एक दहशत बैठाना चाह रहे थे। इनका मेन एम ये था, जनरल डायर को इसीलिए भेजा गया था वहाँ पे।
फिर देखिए इसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, देर वर स्ट्राइक्स क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट द टेरराइज्ड पीपल। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड सो सलाम टू ऑल साहिब्स। तो इसके रिटेलिएशन में वहाँ लोगों ने पुलिस पुलिस पे अटैक करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डैमेज करना चालू कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जितने भी सत्याग्रही थे उनको ज़बरदस्ती पकड़कर, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, करवाते थे। फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, मतलब नाक नाक रगड़वाते थे ज़मीन पे। फिर क्रॉल ऑन द स्ट्रीट और सलाम करवाते थे। ऐसी कुछ चीज़ें थी जो अमानवीय थी, वो सब करवाते थे। फिर हुआ क्या कि कई जगह भी बम बम ब्लास्ट जैसे इंसिडेंट्स को लोगों ने अंजाम दिया। तो ये सब जब देखा कि महात्मा गांधी ने ये फिर एनालाइज किया कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद से अब ये जो आंदोलन है काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस का रूप लेते जा रहा है, वॉयलेंस ज़्यादा हो रहा है। तो फिर क्या किया महात्मा गांधी जी ने, इस अपने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था उसको कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट हुआ था, ये जलियांवाला बाग का, ये देखिए फोटो है। यहाँ पे कितने लोगों को जनरल डायर ने मरवा दिया, एंड एग्जिट पॉइंट ब्लॉक कर दिया, लोगों को पता नहीं था। वहाँ पे आप एक ये कुआं देख रहे हो, बहुत लोगों ने इस पे छलांग लगा दी ताकि बच जाए, लेकिन इतने लोग इसमें कूद गए थे कि जो नीचे वाले लोग थे वो ऊपर जो कूद रहे थे उसके दबाव से ही कई लोगों की जान चली गई थी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था ये। और ये मुझे लगता है कि ये एज अ मसाकर जिसको कहते हैं, जो नरसंहार था, बहुत ही अमानवीय था। तो अब हम देखते हैं, अब जब जैसे रॉलेट एक्ट फेल हो गया यहाँ पे, जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि वॉयलेंस बढ़ रहा है तो रॉलेट एक्ट को, सत्याग्रह को बंद करना पड़ेगा। तो फिर अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक सोचा कि एक ब्रॉड मूवमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इससे भी बड़ा मूवमेंट चालू करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि उनको अब ये था कि हिंदू मुस्लिम को भी साथ लाके, सबको साथ में लेके तब हमें एक लार्ज स्केल पे एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा। तो अब हिंदू मुस्लिम कैसे साथ आएंगे, इस समय ज़्यादातर मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं था इस पूरे इवेंट में। तो गांधी जी ने फिर सोचा कि नहीं ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम का कुछ साथ लाके तब इनको इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। तब क्या हुआ, एक खिलाफत मूवमेंट आया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, जो खिलाफत मूवमेंट ये था कि ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की के थे, टर्की, आप मैप में जाना, आप होमवर्क करना, जाके मैप खोलना, वहाँ पे आप ऑटोमन एम्पायर सर्च करना। तो टर्की में उस समय बहुत ही ऑटोमन एम्पायर था। वो उस आते आते 1900s के समय में आते आते ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। बाकी मतलब ये इस्लामिक एम्पायर का सबसे ताकतवर ये साम्राज्य माना जाता था, ऑटोमन एम्पायर। तो उस समय क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, और क्या हुआ, यूरोपियन देशों ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया। तो ऑटोमन एम्पायर जो थे आपके, मतलब जो राजा थे, उनको स्पिरिचुअल हेड कहा जाता था इस्लामिक वर्ल्ड का, खलीफा जिसको आप कहते हो। तो वो खलीफा थे इस्लामिक वर्ल्ड के, पूरे जितने भी इस्लामिक नेशन हैं उनको खलीफा कहा जाता, क्योंकि उन्होंने ही इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया था अपने दौर में। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगा और उसे हरा दिया गया था। और हराया किसने था, ब्रिटिशर्स ने हराया था। ब्रिटिशर्स हुए, फ्रांस हुई, जो जितने भी मित्र देश थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर, रशिया और इन ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो उन्होंने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था। तो फिर इससे क्या हुआ, जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था कि हमारे खलीफा को हटाया जा रहा है। तो यहाँ भी एक प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना यहाँ पे भी चालू कर दिया। लोगों के अंदर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डर बैठने लगा। और इस बात का फ़ायदा गांधी जी ने उठाया कि अब जैसे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो गया, तो वही कुछ ऐसा सिचुएशन बना यहाँ पे भी। तो
हुआ क्या फिर, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, अ खलीफा खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। इसे याद रखिएगा, खिलाफत कमेटी कहाँ फॉर्म हुई, बॉम्बे में फॉर्म हुई मार्च 1990 में। तो यहाँ के फिर ये देखिए, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑफ इन इशू। फिर इस पर डिस्कशन चालू हो गया। शौकत अली और मोहम्मद अली थे, मुस्लिम लीडर्स थे यहाँ पे इंडिया के। उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया कि इसको कैसे रोका जा सके। ये इनडायरेक्टली ये नहीं चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़े, हमारे खलीफा बने रहें। तो इसके लिए गांधी जी से हाथ मिलाकर इन्होंने भी अपना जो एक्शन प्लान वहाँ पे डिसाइड किया गया। कहाँ डिसाइड किया गया था, बॉम्बे में। खिलाफत मूवमेंट जहाँ पे फॉर्म हुआ था बॉम्बे मार्च 1990 में। तो गांधी जी को यहाँ क्या दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखी कि मुस्लिम्स को भी एक अम्ब्रेला के नीचे एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे ला के एक बड़े स्केल पे एक आंदोलन को अंजाम दिया जा सकता है, एक मूवमेंट को अंजाम दिया जा सकता है। तो एज द कलकत्ता सेशन ऑफ अ कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर्स ऑफ एंड नीड टू स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। अब देखिए, अब इन्होंने भी मुस्लिम को साथ में लेके कलकत्ता सेशन में कांग्रेस को साथ लेकर, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था सितंबर 1920 में। उन्होंने लीडर्स को कन्विंस किया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करें। जो खिलाफत कौन थे, खिलाफत का सपोर्ट कौन कर रहे थे, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे। और स्वराज का सपोर्ट कौन कर रहे थे, हिंदूज कर रहे थे। तो अब इन सबको साथ लेके एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाए, ये गांधी जी की सोच थी और उन्होंने ये चालू भी किया। लेकिन थोड़े बहुत कुछ तो प्रॉब्लम आने ही थे, क्योंकि इसके पहले भी लोगों ने देखा कि वहाँ पे वॉयलेंस जैसे सिचुएशन, जलियांवाला बाग जैसे कांड हो चुके थे। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी जी की एक फेमस बुक है हिंद स्वराज 1909। डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस। देखिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब क्या हो, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सहयोग देना। तो नॉन कॉर्पोरेशन मतलब क्या हुआ, अब हम सहयोग ब्रिटिशर्स का एकदम नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या लिखा है अपने इस किताब में कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे जो कॉलोनियल सिस्टम बनाया, वो कैसे बनाया, वो इंडियंस के कॉरपोरेशन के दम पे ही बनाया, है ना। इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया कि आओ भाई यहाँ पे बिजनेस करो, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ये था कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई चलती रहती थी, तो सपोर्ट मिलता गया इनको। और ये क्या थी, हम पर ऑपरेशन करते रहे और टेरिटरी एंक्शस करते रहे। देखिए, यही चीज़ गांधी जी ने लिखा है। एंड हैज सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। अगर हम इनका सहयोग, ब्रिटिशर्स का सहयोग करना बंद कर दें, तो बंद करने से क्या होगा, इनका कहना था कि एक साल के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य ढह जाएगी और एक पूरे देश में स्वराज आ जाएगा। फिर अब देखिए हुआ क्या, फिर देखिए अब हाउ कुड अ नॉन कॉर्पोरेशन बिकम अ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कैसे बना, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ इट्स टाइटल दैट अ गवर्नमेंट अवॉर्डेड। देखिए, अब ये स्टेजेस में काम करना चालू करेंगे। गांधी जी का पूरा प्लान था। पहला क्या था कि जितने लोगों को भी टाइटल्स मिले हैं, है ना, जैसे ब्रिटिशर्स के समय में आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी एक टाइटल मिला हुआ था। तो क्या किया, जैसे अवार्ड वापसी, जैसे यहाँ पे भी आप सुनते हो प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो में, जैसे अवार्ड वापसी हो जाता है, कोई भी इवेंट होता है, अगर कोई भी जैसे इवेंट होता है, तो आपने अवार्ड वापसी जैसी चीज़ों को सुना होगा। तो वहाँ पे भी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनको एक उपाधि दी गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी उपाधि को छोड़ दी। एंड अ बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज बाइकआउट, क्या ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे सिविल सर्विसेज का इंट्रोड्यूस किया था। सिविल सर्विसेज जो आपके IAS IPS होते हैं, तो वहाँ से भी जो इंडियंस थे वहाँ से भी काम करना वहाँ पे छोड़ दिया। सिविल सर्विसेज में से आर्मी से, पुलिस से, कोर्ट से, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। ठीक है, देखिए यही चीज़ है, आर्मी पुलिस में जितने भी इंडियंस थे सब ने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया।
ठीक है, स्कूल बंद हो गए, फॉरेन गुड्स का भी बहिष्कार, जो बाहर से सामान आते थे इंपोर्ट होके, कि हमें बाहरी की चीज़ों का अब पूर्ण बहिष्कार करना है। जैसे यहाँ पे भी बोलते हैं ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, वही चीज़ वहाँ पे भी होने लगा। तो फुल फ्लेज पे ये आंदोलन चालू होना स्टार्ट हुआ, स्टेज बाय स्टेज, देखते रहो आप। Then in case of government use repression, a full civil disobedient campaign would be launched। अगर गवर्नमेंट हम पे दबाव दबाएगी तो हम पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन को हम लॉन्च करेंगे। एंड दो द समर ऑन 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टॉर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट ऑफ मूवमेंट। देखिए 1920 तक आते आते महात्मा गांधी और शौकत अली को पूरा समर्थन मिला, लोगों का सब कुछ पूरा समर्थन मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या थी, कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा बहुत डरी हुई थी, क्योंकि देखिए पिछले भी समय में हमने देखा कि वॉयलेंस जैसी सिचुएशन वहाँ पे सामने आई थी। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, कितने लोग मरे थे, और यहाँ से भी वॉयलेंस हो रहे थे, जैसे सरकारी दफ्तर जलाए जा रहे थे, पुलिस पे हमला किया जा रहा था। तो इन सब को लेके कांग्रेस के मन में एक सवाल उठ रहा था कि कहीं ये फिर वैसी सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पे लोगों को फिर से मारा जाए, या फिर ऐसी वॉयलेंस का कहीं ना कहीं ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी वॉयलेंस का रूप ना ले ले। तो देखते हैं इसको। Many within the Congress were, however, concerned about this proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that movement might lead to popular violence। देखिए वही चीज़ है, इनको डर था कि ये कहीं violence का रूप ना ले ले। In the month between September and December, there was an intense tussle within a Congress। इनके गुत्थम गुत्थी चालू हो गई कांग्रेस के बीच में। For a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, the Congress session in Nagpur in December 1920, a compromise was worked out of non-cooperation movement। फिर anyhow ये लोग मान गए। जब यहाँ पे कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 को, यहाँ पे लोगों कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनको याद रखिए। जैसे कहाँ कहाँ सेशन हुए थे, नागपुर में हुआ था कांग्रेस सेशन 1920 में, यहाँ पे मनाया गया था लोगों को। फिर खिलाफत मूवमेंट का जो कहाँ हुआ था, कलकत्ता सेशन हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको याद रखिए ना, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने को, और फिर देखेंगे भारत को आज़ादी कैसे मिली थी। देखिए एक ये है, एक पॉइंट ये है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, ये देखिए फ़ोटो है। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की फ़ोटो देखिए, जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से फुल फ्लेज पे था। यहाँ गांधी जी हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, रैलीज कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो मैं विदा लेता हूँ इससे, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आशा करता हूँ कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।